मेरी जेठानी 55 साल की थी। तभी वो प्रेग्नेंट हो गई। मेरे जेठ जी को गुजरे हुए 10 साल हो चुके थे, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी? उन्हें इस चीज की जरा भी शर्म नहीं थी कि वो एक विधवा गर्भवती है, तो लोग क्या कहेंगे? वो सरेआम लोगों में घूमती रहती थी। एक दिन मैंने देखा कि उनके कमरे में तो मेरा नाम पिया है। मेरी शादी छोटी उम्र में ही कर दी गई। दरअसल मैं एक ऐसे समाज में पली बढ़ी थी जहां पर लड़कियों को ना तो ज्यादा पढ़ा लिखा होने की मंजूरी थी और ना ही ज्यादा उम्र तक घर में रहने की मंजूरी थी। इसलिए उनकी छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी। इसी चीज का शिकार मैं हुई थी। मेरे माता पिता और दादा दादी जी ने मेरी शादी केवल 15 साल की उम्र में ही कर दी। लेकिन मैं खुशनसीब थी कि मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे थे कि मुझे किसी भी तरह का कोई दुख नहीं हुआ। धीरे धीरे मेरी जैसे जैसे उम्र बीतती गई, मैं अपने ससुराल के रंग में रंगने लगी। मेरे पति मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वह हमेशा हर काम मुझसे पूछकर किया करते थे। मेरे सास ससुर भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। मेरे एक बेटी भी हो गई जिसका नाम सिया था। मेरे पति सिया से और मुझसे दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मेरे जेठ जी की अभी तक शादी नहीं हुई थी। दरअसल वह पढ़ाई लिखाई करते थे। इस वजह से उन्होंने अभी तक शादी नहीं करवाई। उनका कहना था कि जब तक मैं कोई अच्छी नौकरी नहीं लग जाता, तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। इसी वजह से वह आज तक कुंवारे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे सिया बड़ी होने लगी, तो मेरे साथ ससुर ने मेरे जेठ जी से कहा कि अब तो तेरे छोटे भाई की बेटी भी बड़ी होती जा रही है, तू शादी कब करवाएगा? मेरे जेठ जी की उम्र भी काफी हो चली थी। इसीलिए शायद घर वालों की बात उन्होंने मान ली और शादी करवा ली। मेरी जेठानी की भी उम्र काफी ज्यादा थी। मेरी जेठानी का नाम सीमा था। सीमा बहुत अच्छी थी, मुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी। हम लोग हंसी खुशी अपने परिवार में रहते थे। तभी मेरे जेठ जी का किसी सरकारी नौकरी में सिलेक्शन तो नहीं हुआ। इस वजह से उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। लास्ट में उन्होंने हार कर अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़ दिया और हमारी पुश्तैनी दुकानों को ही संभालने लगे। ऐसे ही हंसी खुशी दिन निकलते गए। लेकिन दिक्कत तो तब हुई जब मेरी जेठानी का स्वभाव बदलने लगा। वह तो बिल्कुल बदल भी गई थी। मुझे अपनी छोटी बहन से दुश्मन कब मानने लग गई, पता ही नहीं चला। उनके अब एक बेटा था और मेरी सिया भी काफी बड़ी हो चुकी थी। अब मेरी सिया पूरी 13 साल की थी और मेरी जेठानी का लड़का पूरे 3 साल का था। वह सिया में और अपने बेटे में फर्क करने लगी। हमेशा हर चीज अपने बेटे को ही देती थी और मेरी सिया को नजरअंदाज कर देती थी। मेरे साथ भी हर समय लड़ाई झगड़ा करती थी। ना ही मुझे कोई काम में हाथ बंटाती थी और ना ही कुछ। और इसी वजह से अब मुझे भी मेरी जेठानी फूटी आंख नहीं भाती थी। अक्सर हम दोनों का झगड़ा घर में आए दिन होता रहता था। मुझे मेरे पति अक्सर समझाते कि तुम इन सब से मत पड़ो, कोई बात नहीं। अगर तुमसे घर का काम नहीं होता तो हम लोग नौकर रख लेते हैं। लेकिन मैं कहाँ मानने वाली थी। मुझसे तो कोई भी बात सहन नहीं होती थी। मेरी जेठानी अगर मुझे कुछ एक बात बोलती थी तो मैं बदले में उन्हें चार सुना देती थी, क्योंकि मैं हमेशा से ही चिड़चिड़ा स्वभाव की और गुस्सैल स्वभाव की थी। मैं किसी का भी गुस्सा सहन नहीं कर सकती थी। इसी वजह से मेरी जेठानी के साथ मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। शुरू शुरू में तो हमारी इतनी बनती थी मानो हम दोनों सगी बहन से कम ना हो। लेकिन अब तो हम लोग इतने दुश्मन बन चुके थे कि एक दोनों को एक घर में रहना भी बर्दाश्त नहीं हुआ। इसीलिए मेरे जेठ जी ने फैसला किया कि हम लोगों को अलग घर में चले जाना चाहिए, क्योंकि हर रोज घर में झगड़े की वजह से सारे घर का माहौल खराब होता है और ऐसे ही सब लोग परेशान होते हैं। मेरे सास ससुर यही सब चाहते थे कि मैं और मेरी जेठानी दोनों अलग अलग हो जाए, ताकि हम दोनों की लड़ाई खत्म हो जाए और सभी लोग चैन से रहने लग जाएं। तभी हमारे घर के पास में ही हमारा एक प्लाट था, जहां पर मेरे सास ससुर ने मेरे जेठ के लिए अच्छा सा घर बनवा दिया और मेरे जेठानी और जेठ उस घर में जाकर शिफ्ट हो गए। अब तो मानो मुझे मेरे घर में शांति सी मिल गई हो। मुझे लगता था कि हर समस्या की जड़ मेरी जेठानी ही है। खैर ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन मेरे ससुर जी की तबीयत खराब हुई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। लेकिन हॉस्पिटल से वह घर पर ही नहीं आए और उससे पहले ही उनका देहांत हो गया। उनके देहांत के 1 साल बाद ही मेरी सासू माँ का भी देहांत हो गया।
उन्हें भी एक बीमारी थी जिसके चलते उन्होंने अपनी जान गंवा दी। अब मैं और मेरे पति और सिया, हम 3 ही रह गए थे। अब तो मुझे पूरा घर खाने को आता था, क्योंकि सिया तो पढ़ाई करने के लिए चली जाती थी और मेरे पति काम के सिलसिले में बाहर चले जाते थे। अब तो मैं पूरा दिन घर में अकेली ही रहती थी। तभी मुझे एहसास होने लगा कि मैं अपनी जेठानी के साथ बेवजह ही झगड़ा करती थी। अगर हम दोनों एक साथ में होती तो कितना अच्छा होता। साथ में पूरा दिन बातें करती और पूरा दिन अच्छे से निकल जाता। लेकिन अब तो मैं अकेली पूरा दिन बोर होती हूं। लेकिन मेरे अंदर इतना ईगो था कि मैं अपने ईगो के आगे कुछ भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। मैं पहले जाकर अपनी जेठानी को नहीं मनाना चाहती थी, लेकिन खैर, जैसे तैसे दिन निकलते गए। तभी एक रोज कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद हमारी पूरी जिंदगी ही उथल पुथल हो गई। उसके बाद तो हमारा पूरा जीवन ही बदल गया था। मेरे जेठ जी का एक्सीडेंट के दौरान देहांत हो गया। उस समय उनका बेटा भी ज्यादा बड़ा नहीं था। इसीलिए मेरे पति ने कहा कि अब तो भाभी अकेली पड़ गई है बिल्कुल, और हमारा भतीजा भी तो बिल्कुल अकेला पड़ गया है। उसने तो बेचारे ने बाप का पूरा सुख देखा ही नहीं था। उससे पहले ही भैया का देहांत हो गया। क्यों ना हमें भाभी जी को हमारे घर में ही ले आना चाहिए। साथ में तुम्हारा भी हाथ बंट जाएगा और तुम दोनों पहले की तरह रहने लग जाओगे। झगड़ा नहीं करोगी, तुम्हें भी भाभी का साथ मिल जाएगा और वह भी अकेला महसूस नहीं करेगी। तभी मुझे मेरी जेठानी पर तरस आ गया और मुझे अपना भी फायदा लगा कि मैं भी पूरा दिन अकेली बोर होती है। अगर वह आ जाएंगे तो कुछ खुशियां हमारे घर में आ जाएंगी। ये सब सोचकर हम लोग अपनी जेठानी के घर पर गए और उन्होंने कहा कि आप हमारे घर पर आकर रहने लग जाओ। अब पहले की तरह कोई भी झगड़ा नहीं होगा। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और हंसी खुशी रहने लगी। ऐसे ही दिन निकलते गए। अब मेरी सिया पूरी 23 साल की हो चुकी थी। वह कॉलेज भी पूरा कर चुकी थी। अब तो वह नौकरी की तैयारी करती थी। मेरी जेठानी सिया का खूब ख्याल रखती थी, लेकिन आज भी वह अपने बेटे और सिया के अंदर भेदभाव करती ही थी। भले ही वो सिया से खूब प्यार करती थी, लेकिन उनके अंदर भेदभाव की भावना आज भी भरी हुई थी। वह नहीं सुधर सकती थी, लेकिन जैसे तैसे मैं गुस्से के घूंट पीने लगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हमारे घर का माहौल बिगड़े। अब मेरी बेटी सिया जवान हो चुकी थी और मैं नहीं चाहती थी कि उसके ऊपर ऐसी लड़ाई झगड़ों का माहौल बनकर उसके स्वभाव पर फर्क पड़े। इसीलिए मैं धीरे धीरे सब कुछ सहन कर लेती। लेकिन मेरी जेठानी की हरकतों में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया। खैर, एक दिन जब मैं घर की सफाई कर रही थी तो मेरी जेठानी कहने लगी कि तुम जब तक सफाई करती हो मैं बाजार से सब्जी वगैरह लेकर आ जाती हूँ। तभी मैंने उनसे कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। जब वह बाजार सब्जी लाने चली गई तो मैंने जेठानी जी के कमरे की सफाई की, तो मेरे आगे जो आया उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि उसके अंदर तो कुछ रिपोर्ट्स पड़ी है। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन उस रिपोर्ट की पहचान कर ली थी और उस हिसाब से मैं जान गई थी कि वह प्रेग्नेंट है। अब तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मेरे जेठ जी को गए हुए काफी साल हो चुके थे। आखिर मेरी जेठानी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? तभी मैंने अब जेठानी जी से सब कुछ पूछना तो जरूरी नहीं समझा। लेकिन धीरे धीरे मैं उनके ऊपर नजर रखने लगी। उनकी हरकतें बिल्कुल ऐसी ही थीं जैसे एक गर्भवती औरत की हो सकती थी। एक रोज हम सब बैठे थे, तभी मेरे पति ने फैसला लिया कि मेरी जेठानी के लड़के का भी 10वीं क्लास हो चुकी थी, उसे किसी दूसरे शहर में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया जाए। तभी मेरी जेठानी का लड़का दूसरे शहर में पढ़ाई करने के लिए चला गया तो मेरे पति कहने लगे कि सिया अपनी बड़ी माँ के पास ही सो जाया करेगी ताकि उन्हें भी अकेला महसूस ना हो। तभी से सिया मेरी जेठानी के पास ही सोती थी। लेकिन अब तो मैं सिया को मेरी जेठानी से दूर रखने लगी, क्योंकि एक विधवा औरत गर्भवती हो सकती है तो पता नहीं वो मेरी बेटी को भी क्या क्या संस्कार दे सकती है। इसीलिए मैं सिया को जितना हो सकता था भाभी से दूर ही रखती थी। अब तो मुझे भाभी फूटी आंख नहीं भाती थी, क्योंकि वह तो गर्भवती हो चुकी थी और मुझे उनसे घिन आ रही थी। उन्हें जरा भी शर्म नहीं थी, लेकिन मुझे तो शर्म आती थी। मैंने डर के मारे यह बात अपने पति को भी नहीं बताया कि वह मेरे ऊपर गुस्सा ना हो जाए। मैं समय का इंतजार करने लगी। मैंने सोचा
कि जब ठीक समय आ जाएगा तो मेरी जेठानी का सबको पता चल ही जाएगा। अब तो मैं अपनी जेठानी पर नजर रखने लगी। वह तो बिल्कुल वैसे ही हरकतें करती थी जैसे एक गर्भवती औरत करती है। हर रोज अपने कमरे में खट्टा लेकर जाती और हर 7वें दिन बाजार से कुछ दवाइयां भी लेकर आती थी और चुपके से अपने कमरे में रख देती थी और अपने कमरे में ही पौष्टिक आहार ले जाती थी और वही सब खाती थी। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि वह गर्भवती है। भला ऐसी खट्टी और ताकत की चीजें कौन खा सकता है? और जिस तरह उनकी एक्टिविटी थी वो बिल्कुल गर्भवती महिला की जैसी ही थी और धीरे धीरे उनका पेट भी बढ़ने लगा था। अब तो मैं पक्का हो गई थी कि वो गर्भवती है, लेकिन यह बच्चा था किसका? और उन्होंने हमारे खानदान की नाक कटवा दी। इस वजह से मुझे मेरी जेठानी पर गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन मैंने यह सब किसी को बताया नहीं, क्योंकि मैं चाहती थी कि जब सबको अपने आप पता चले तो ही ठीक है। मैं क्यों बेवजह ढिंढोरा पीटकर खुद को बदनाम करूं? यही सब सोचकर मैं धीरे धीरे समय का इंतजार करने लगी और अपनी जेठानी से अपनी रिया को भी दूर रखने लगी और खुद भी अपनी जेठानी से दूर रहती थी। लेकिन मेरी जेठानी को इस सब से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। वह तो वैसे ही हंसी खुशी रह रही थी, जी रही थी, जैसे उन्हें तो कुछ फर्क नहीं पड़ा हो। वह तो इस तरह घूमती थी मानो उनका यह बच्चा जायज हो, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। तभी एक रोज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये सब बातें अपने पति को बता ही दूं, ताकि उन्हें तो पता चले। वे हर समय अपनी भाभी को पूछते रहते थे, तो उन्हें तो पता चले कि उनकी भाभी क्या क्या गुल खिला रही हैं। तभी यही सब सोचकर शाम का खाने के बाद मैं अपने पति को अपने कमरे में ले गई और सारी बातें उनसे बताने लगी। जब ये सब बातें मेरे पति ने सुनी तो वह कहने लगी कि इतना सब हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो। वो गुस्से से बिल्कुल आग बबूला हो गए। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से ही शांत किया। तभी वह कहने लगे कि हमारी खानदान की इज्जत का सवाल है। माँ पिताजी ने कितनी मुश्किल से सारी इज्जत बनाई थी और भैया की भी तो गांव में कितनी ज्यादा इज्जत थी। भाभी तो इस तरह सारी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। उन्हें इस चीज की बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। मुझे भाभी से बात करनी है। मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी ना सुनी और अपनी भाभी से बात करने के लिए चले गए। मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ी ही जा रही थी। तभी हम लोग उनके कमरे के पास पहुंचे तो उनके कमरे के अंदर से रोने की आवाजें आ रही थीं। तभी मेरे पति भी वहीं पर रुक गए और वहीं पर मैं भी रुक गई और उनकी बातें सुनने लगी। उसके बाद जो हम लोगों ने सुना, उसके बाद तो हम दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। हम लोगों ने सुना कि सिया जोर जोर से रो रही है और भाभी उन्हें किसी बात की सांत्वना दे रही है। तभी मुझे एक तरफ से तो गुस्सा आया कि पता नहीं ये औरत अब मेरी बेटी को क्यों रुला रही है। तभी मेरे पति कमरे के अंदर जाने लगे तो मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि इस तरह हम लोगों को अंदर नहीं जाना चाहिए। पहले हमें पूरी बात सुननी चाहिए। शायद हम दोनों की बातें सुनकर वह दोनों समझ गई थीं कि बाहर कोई बात सुन रहा है, इसीलिए वह चुप हो गई। तभी मेरे पति ने कहा कि हमें अंदर जाना चाहिए। हम दोनों कमरे के अंदर चले गए तो सिया रो रही थी और मेरी भाभी उसका हाथ पकड़े पास में खड़ी थी। मैंने भाभी से सिया का हाथ छुटवाया और उन्हें दूर धक्का दे दिया और रिया को अपने गले से लगा लिया और मैं उन्हें कोसने लगी कि अब तो वह मेरी बेटी को भी पता नहीं क्या क्या संस्कार दे देगी, उसे रुला रही है। पता नहीं उसके साथ क्या किया होगा। तू तो चरित्रहीन है ही। अपने पति के जाने के बाद एक बेटे के होने बावजूद भी तुम प्रेग्नेंट हो गई। मेरी भाभी कुछ भी नहीं बोल रही थी, नजर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। तभी सिया ने मुझसे अपना हाथ छुड़ाया और जोर से कहा कि बस करो, मम्मी बोलने की भी हद होती है। तभी मुझे सिया के व्यवहार से बहुत अटपटा सा फील हुआ। तभी मेरे पति ने कहा कि ये क्या बदतमीजी है, बात करने की तमीज नहीं है क्या तुम्हें अपनी मां से? तभी सिया कहने लगी कि माफ करना पापा, आज जो सच्चाई मैं आप लोगों को बताने जा रही है, उसके बाद आप लोग मुझे माफ करेंगे या नहीं वह सब मुझे नहीं पता। तभी सिया कहने लगी कि इतने में भाभी ने उसकी बात काट दी, लेकिन सिया ने कहा कि नहीं बड़ी माँ मुझे बताने दीजिए। तभी सिया कहने लगी कि बड़ी माँ प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि प्रेग्नेंट तो मैं हूं। दरअसल कॉलेज के दौरान
मुझे एक लड़के से प्यार हो गया और उसके साथ मैंने संबंध बना लिए और मैं प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन मेरे शरीर में इतनी ज्यादा कमजोरी थी कि मैं अपने बच्चे को गिरा नहीं सकती थी। इसीलिए मुझे ये बच्चा रखना ही था। तभी मैंने ये सब बातें बड़ी माँ से शेयर की। तो बड़ी माँ ने कहा कि हम इस बच्चे को गिरा तो नहीं सकते, लेकिन तुम्हारी बदनामी कितनी ज्यादा होगी, तुम्हारे पिताजी की कितनी बदनामी होगी, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तभी बड़ी माँ ने कहा कि इस बच्चे को मैं अपना नाम दूंगी। जब तक तुम्हारा पेट बड़ा नहीं होता तब तक तुम घर में रहो, और उसके बाद हम किसी बहाने से इस घर से कहीं चले जाएंगे कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद इस बच्चे को अपना नाम दे दूंगी। इसीलिए तो वह हर रोज कुछ खट्टी चीजें कमरे में लेकर आती थी और मेरा पूरी तरह से ख्याल रखती थी। दो एक गर्भवती औरत को चाहिए होता है, वह सब ये मेरे लिए लेकर आती थी और खुद के पेट के तकिया बांध लेते थे ताकि सबको यह लगे कि यह प्रेग्नेंट है, और सबको यही लगे कि यही सब दवाइयां लेकर आती है, यही सब अपनी पौष्टिक आहार खाती है ताकि मेरा नाम कहीं पर भी ना आए, और कल को जब ये बच्चा हो जाए तो ये अपना नाम दे दे और खुद सारी बदनामी अपने सर पर ले ले और मुझे इस बदनामी से बचा ले। ये सब बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी दयावान और इतने बड़े दिल की औरत कोई हो सकती है कि जितना गुस्सा मुझे सिया पर आ रहा था उतना ही ज्यादा प्यार मुझे मेरी जेठानी पर आ रहा था। मैंने झट से अपनी जेठानी को गले लगा लिया और कहा कि आपके जैसी देवी तो कहीं भी नहीं हो सकती। मैंने तो न जाने आपके साथ क्या क्या किया, लेकिन आपने तो मेरी बेटी की इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा दी। मेरे पति ने भी मेरी भाभी के पैर छुए छुए और कहा कि आपने तो हमारी इज्जत के लिए पता नहीं क्या क्या किया है। तभी मेरे पति ने सिया को खूब डांटा, लेकिन उससे जो गलती हुई थी, डांटने से वो दूर तो नहीं हो सकती थी। इसलिए सब लोगों ने बैठकर सोचा कि क्यों न जिस लड़के का यह बच्चा है उसके साथ सिया की शादी करवा दी जाए, ताकि किसी भी तरह से ये बदनामी का दाग हमारे ऊपर से हट जाएगा। तभी मेरे पति ने उस लड़के को घर पर बुलाया और जैसे तैसे उससे शादी के बाद कि उस लड़के ने भी अपने घर पर बात की और उस लड़के की शादी सिया से करवा दी गई। अब सभी लोग हंसी खुशी रहने लगे और मेरे और जेठानी के बीच में जो भी मतभेद थे वह भी दूर हो गए। धन्यवाद।